डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन के अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि द्विपरमाणुक अणु के घूर्णन ऊर्जा स्तर। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि हमने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक द्विपरमाणुक जो अणु है, उसको हमने दृढ़ घूर्णी माना और उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, उसका जो गुरुत्व केंद्र था, उसके सापेक्ष हमने घूर्णन करवाया और हमने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फाइनली हमने उसकी रोटेशनल एनर्जी को कैलकुलेट किया, घूर्णन ऊर्जा को कैलकुलेट किया। उसका जो एक्सप्रेशन हमें मिला था वो ये था कि ER इज इक्वल टू h² डिवाइडेड बाई 8π² I J इंटू J+1। यहाँ पर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आर्गुण है, J यहाँ पर रोटेशनल क्वांटम नंबर यानी कि घूर्णन क्वांटम संख्या है। इस प्रकार अगर हमने ये देखा था कि जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है, उनकी जो वैल्यू है घूर्णन क्वांटम संख्या की, वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो इस प्रकार हम J के अलग अलग मान रखकर हम जो रोटेशनल एनर्जी की वैल्यूज हैं वो अलग अलग स्तर के लिए परिकलित कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर J का मान 0 रखा, तो उस स्थिति के अंदर ER का जो मान अगर हम देखें तो h² डिवाइडेड बाय 8π² I 0 into 0+1 that would be equal to 0। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस J is equal to 0 के मान के लिए जो एनर्जी लेवल है वो उसकी जो वैल्यू है वो 0 आ गई। इसी प्रकार अगर हम J is equal to 1 रखें तो h² डिवाइडेड बाय 8π² I 1 into 1+1, तो ये हो गया 2h² डिवाइडेड बाय 8π² I। तो इस प्रकार J is equal to 1 के लिए जो अब एनर्जी लेवल जो हमें प्राप्त हुआ ये हुआ और इसकी जो वैल्यू है वो आ गई 2h² डिवाइडेड बाय 8π² I। इसी प्रकार J is equal to 2 के लिए अगर हम मान रखते हैं तो ये आ जाएगा, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 6h² डिवाइडेड बाय 8π² I। और इस प्रकार हमने यहाँ पर ये इसका भी एनर्जी लेवल यहाँ पर हमने बना लिया 6h² डिवाइडेड बाय 8π² I का। इसी प्रकार अगर हम J की वैल्यू 3 रखते हैं तो उस केस के अंदर ये हमें मिलता है 12h² 8π² I। जिस प्रकार अब यहाँ पर इसका एनर्जी लेवल हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, अगर हम इसी प्रकार से आगे भी परिकलित करते रहें तो हमें ये वैल्यूज मल्टीपल्स के अंदर मिलती चली जाएगी, जहां पर हम J इंटू J+1 के अंदर J की वैल्यू, जैसे अगर हमने 3 तक परिकलित कर ली, कैलकुलेट कर ली, अगर हम 4 रखते हैं तो 4 में क्या हो जाएगा 4+1, तो 5 into 4 यानी कि 20h² डिवाइडेड बाय 8π² I आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम आगे के जो लेवल्स हैं उनके भी हम ER की वैल्यूज परिकलित कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ J। अब हम देखते हैं कि टोटल अगर हम ये घूर्णन ऊर्जा निकालते हैं तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ER डिवाइडेड बाय HC और इज इक्वल टू h², जो ER का मान है वो यही है, h² डिवाइडेड बाय 8π² I J इंटू J+1 और मल्टीप्लाई बाय 1 बाय HC। तो इस प्रकार अगर यहाँ देखें तो ऊपर h² है और नीचे h है, तो इस प्रकार ये जो कैलकुलेट करने पर हमें मिल जाएगा h डिवाइडेड बाय 8π² IC J इंटू J+1। यहाँ पर जो h बाय 8π² IC की जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं B, यानी कि ये है रोटेशनल कांस्टेंट यानी कि घूर्णन स्थिरांक। तो इस प्रकार हम इस जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, h बाय 8π² IC की जगह हमने यहाँ पर B लिख दिया, तो B J इंटू J+1 हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एनर्जी है उसका अगर प्लांक कांस्टेंट और अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की टर्म में अगर इसकी समीकरण देते हैं तो ER इज इक्वल टू होगा hν। और इस जैसा कि हमें मालूम है ER की वैल्यू हमें ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, तो h² डिवाइडेड बाय 8π² I J इंटू J+1। इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो h इंटू h बाय 8π² I J इंटू J+1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से h इंटू h, तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर जो न्यू का मान है उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि न्यू का मान, क्योंकि ये h न्यू है, यहाँ पर h इंटू h है, तो बचा हुआ जो एक तो h हम अलग निकाल देंगे, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो न्यू के बराबर हो जाएगा। सो h बाय 8π² I J इंटू J+1। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमने यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। सो B J इंटू J+1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो अगर हम इसको लैम्डा की जगह वेव नंबर भी लिख सकते हैं, सो न्यू डिवाइडेड बाय
वेव नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो 1/λ है वो न्यू बार यानी कि वेव नंबर के बराबर होता है। और इन अदर वर्ड्स इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c/λ इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 8π² i, जैसा कि न्यू का हमने फॉर्मूला यहाँ पर निकाल ही लिया, 8π² i j इंटू j+1, और न्यू बार इज इक्वल टू, क्योंकि 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार है, अगर हम c को यहाँ पर नीचे लेके आ जाते हैं तो न्यू बार इज इक्वल टू हो जाएगा h/8π² IC j इंटू j+1। तो इस प्रकार न्यू बार की वैल्यू जो हो गई, क्योंकि ये हमें मालूम है कि ये रोटेशनल कांस्टेंट के बराबर है, b के बराबर है, तो न्यू बार इज इक्वल टू बी जे इंटू j+1, यानी कि जो वेव नंबर है, तरंग संख्या है, उसका मान होगा बी जे इंटू j+1 और इसकी इकाई होगी सेंटीमीटर इनवर्स। अब हम अलग अलग जे की वैल्यूज के लिए इसके वेव नंबर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? j इज इक्वल टू 0 का मान रख दिया हमने, सो b इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1, सो दैट वुड बी इक्वल टू 0। इसी प्रकार j इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो b इंटू 1, और अंदर j+1 की जगह j की वैल्यू हमने 1 रख दी, सो 1 + 1, सो 2b। इसी प्रकार अगर j इज इक्वल टू 2 लिया हमने, तो 2 इंटू 2 + 1, मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 2, सो दैट वुड बी इक्वल टू 6b। इसी प्रकार j इज इक्वल टू, अगर हम 3 की वैल्यू ले लेते हैं, j इज इक्वल टू अगर 3 रख दें, अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास अब मिल जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12b। इसी प्रकार j इज इक्वल टू 4 की अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो 4 + 1 इंटू 4 यानी कि 20b की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमने देखा कि अलग अलग जो लेवल्स है जे के आधार पर, रोटेशनल क्वांटम नंबर के आधार पर, घूर्णन क्वांटम संख्या के आधार पर हम इसकी तरंग संख्या जो है यानी सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर हम इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। 2b के रेस्पेक्ट 0, 2b, 6b, 12b और 20b, इस प्रकार से इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में भी एनर्जी लेवल्स निकाले थे, तो यहाँ पर b का मान जो है वहां पर प्रतिस्थापित नहीं था, अब हमने b का मान प्रतिस्थापित कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है 0, 2b, 6b, 12b और 20b, इसी आधार पर हमको आगे मिलती चली जाएंगी। अब हम देखना स्पेक्ट्रम के लिए जो चेन नियम है, यानी कि डेल्टा j इज इक्वल टू होता है +-1, यानी कि ये हम ये कह सकते हैं कि केवल एक ही लेवल के अंदर ट्रांजिशन अलाउड है इसके अंदर, तो ये अनुमत प्रकार का ट्रांजिशन है या अनुमत प्रकार का संक्रमण है। इसका तात्पर्य यह है कि डेल्टा जे का मान या तो +1 हो सकता है या डेल्टा जे का मान जो है वो -1 हो सकता है। तो इस प्रकार अगर हम जे डबल प्राइम से कोई भी ट्रांजिशन अगर जे प्राइम के अंदर करते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा जे के बराबर हो जाएगा, और इसका जो मान है वो +-1 के बराबर होगा, यानी कि केवल एक ही मतलब या तो +1 से हमारा क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर विकिरण का अवशोषण हो रहा है, और -1 से हमारा तात्पर्य है कि यहाँ पर विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है। तो इस प्रकार हम ज्यादातर जो हम बात करते हैं वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अवशोषण स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, तो ज्यादातर जगह जो हम बात करते हैं वहाँ डेल्टा जे इज इक्वल टू हम +1 लेते हैं। अब चेन नियम के आधार पर कोई भी अणु अगर बिल्कुल विशुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम केवल उसी अवस्था में देगा जब उस अणु के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण हो, यानी कि डायपोल मूवमेंट हो, ताकि जब वो घूर्णन करेगा, रोटेट करेगा, तो उसका जो डायपोल मूवमेंट है, ध्रुव जो आघूर्ण है, उसके अंदर परिवर्तन होगा। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो भी समनाभिकीय होते हैं, यानी कि जैसे H2 है, N2 है, Cl2 है, जिनके अंदर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, उनका कभी भी घूर्णन स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त नहीं होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि घूर्णन स्पेक्ट्रम के प्रति ये उदासीन होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो डेल्टा जे यानी कि जो ट्रांजिशन होगा वो केवल एक ही लेवल का होता है इसके अंदर, यानी जे है तो जे से j+1 के अंदर जाएगा। तो और उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि +1, क्योंकि जब हम +1 की बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने कहा कि इसका तात्पर्य जो है वो अवशोषण या वैल्यूज का जो तात्पर्य है वो अवशोषण या उत्सर्जन से है। अब हम कोई भी ट्रांजिशन देख सकते हैं इसके अंदर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की किसी भी द्विपरमाणुक अणु का हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ पर
हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन हो रहा है जे डबल प्राइम से जे प्राइम, अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें, जैसे फॉर एग्जांपल एक लेवल जे है तो एक ही आगे बढ़ सकता है, वो तो J+1 पे जा सकता है, जैसा कि ये सिलेक्शन रूल में हम अनुमत ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, यानी कि अनुमत संक्रमण की, अलाउड ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो केवल एक का ही यहाँ पर डिफरेंस आएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि J से J+1 की ओर जा रहा है, तो अब J से J+1 की ओर जा रहा है, तो अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं डेल्टा J का, तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, B J+1 J+1, क्योंकि अंदर हमने फॉर्मूले में लिखा था BJ इंटू J+1, सो यहाँ पर हमने J+1 लिख दिया और J के स्थान पर J+1 लिखा है, तो अंदर भी J के स्थान पर J+1 लिखेंगे। +1 तो होता ही है उसमें फॉर्मूले में, BJ इंटू J+1 होता है, तो हमने J के स्थान पर यहाँ पर J+1 और J+1 लिखा है, माइनस, और जो लोअर लेवल है वो है J लेवल, सो BJ इंटू J+1 है। तो आप समझ गए होंगे कि जो निम्न वाला जो स्तर है उसके अंदर रोटेशनल जो क्वांटम नंबर है वो हमने J लिया है। फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं BJ इंटू J+1 होता है, तो यहाँ पर J लेवल है तो BJ प्लस J+1 हो गया। जो नेक्स्ट हायर लेवल है वो कौन सा वाला होगा, जिसमें एक हम ऐड कर देंगे तो J+1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो J है इसके स्थान पर हम रखेंगे J+1, इसी प्रकार जो अंदर वाला J है उसके स्थान पर भी हम रखेंगे J+1। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये क्या आएगा, BJ+1 J+2 माइनस BJ इंटू J+1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो BJ² प्लस 3J+2 माइनस BJ² प्लस J हो जाएगा। तो इस प्रकार सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2BJ प्लस 2B, और 2B अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 2BJ+1 सेंटीमीटर इनवर्स हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार J प्राइम अगर 0 हो, J डबल प्राइम अगर 1 हो, यानी कि 0 से 1 का अगर ट्रांजिशन हो, यहाँ पर हम अगर मान प्रतिस्थापित कर दें इसके, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 से 1 का अगर हम ट्रांजिशन करेंगे तो वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 2B के बराबर आएगी। इसी प्रकार अगर हम 1 से 2 अगर करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया अभी कि J से हमने J+1, अगर J का मान 0 है तो 0 से कहाँ की तरफ होगा, 1 की तरफ होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2B। अब हम कर रहे हैं 1 अगर हो, इसका मान J का मान 1 हो, और जो J प्राइम है उसका मान कितना हो जाएगा, J+1, यानी 1+1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यही ट्रांजिशन दर्शाया है कि अगर ये 1 से 2 होगा तो उस स्थिति के अंदर इसका मान क्या हो जाएगा, 4B, क्योंकि 2B तो यहाँ है ही है, 1 अगर हमने मान रख दिया तो 1 + 1 2, यानी कि 4B हो जाएगा। इसी प्रकार 2 से सेकेंड लेवल से अगर थर्ड लेवल के अंदर जा रहा है, क्योंकि एक एक ही हम अनुमत कर रहे हैं यहाँ पर कि जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कितना होगा, एक, डेल्टा J इज इक्वल टू +1। सो 2 से जब 3 लेवल के अंदर जाएगा तो अगेन जब हम यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6B। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो कॉन्जिक्यूटिव्स हैं उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ 2B का रहा है, 2 से 4B, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। सो सबके बीच में जो डिफरेंस आएगा इसका वो 2B के बराबर आएगा, यानी कि जो भी लाइंस रोटेशनल स्पेक्ट्रा की हमको मिलेंगी वो सब इक्वी डिस्टेंट होगी, यानी कि बिल्कुल समान दूरी के ऊपर ही इसकी जो रेखाएं हैं वो पाई जाएंगी। तो इस प्रकार हम दृढ़ द्विपरमाणु अणु के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रा अगर हम खींचे तो प्रत्येक जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो किस प्रकार की होगी, 2B, 4B, 6B, 8B आदि पर होगी, और जो दो लाइनों के बीच में जो आवृत्ति का अंतर आ रहा है वो बिल्कुल इक्वल होगा, और किसके बराबर होगा, वो 2B सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होगा, यानी कि वे घूर्णन की जो स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं वो बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट होंगी, यानी कि समान दूरी के ऊपर होंगी। और इनकी आवृत्ति के लिए भी हम चयन का नियम जैसे अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 2J+1B सेंटीमीटर, जैसा कि अभी हमने कहा, तो इसका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमेशा 2B के बराबर होगा। तो इसी के आधार पर हम घूर्णन स्पेक्ट्रा बना सकते हैं किसके, जो अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, जैसा कि अभी हमने कहा था। फिर जो हमने यहाँ पर वैल्यूज रखी हैं J की, तो J की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो ये 0 है, अगर हम इसकी वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 2B आ गया, 2 रखते हैं तो 6B, 3 आया तो 12B, फोर्थ लेवल आया तो ये 20B, और फिफ्थ आया तो ये 30B हो गया। इस प्रकार अगर हम इनके बीच का अगर डिफरेंस निकालें तो यहाँ पर ये 2B आया, इसके बाद में ये 4B आया है, उसके बाद में ये
डिफरेंस 6 भी आया है। और इसी प्रकार अगर हम आगे चलते हैं तो इन दोनों लेवल थर्ड और फोर्थ के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 8b का आएगा, और इसी प्रकार फोर्थ और फिफ्थ के बीच में जो है वो 10b आएगा। लेकिन अगर आप इधर की साइड अगर हम देखें, इसके अंदर जो हमने यहाँ पर बताया है, तो इनमें सब ये हमने ये कहा था कि इक्वी डिस्टेंट होगी, यानी कि जो आवृत्ति माप के अंदर जो घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं वो समान दूरी पर होंगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रत्येक के मध्य में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2b के बराबर है, यानी कि ये बिल्कुल इक्वल होगा पार्ट। और इस प्रकार यहाँ के जो लेवल्स अगर हम कैलकुलेट करें तो 0, 2b, 6b और 12b और 20b और 30b, जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया था, वही लेवल्स ये यहाँ पर हमने रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने इसके अंदर बताए हैं। अब हम देखते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ यानी कि जो घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाएं हैं उनकी तीव्रता को हम किस प्रकार से बता सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि सिलेक्शन रूल के आधार पर डेल्टा जे की वैल्यू +-1 ही होगी, और इसके आधार पर प्लस डेल्टा जे इज इक्वल टू +-2 या +-3 जो है बिल्कुल अनुमत नहीं है। ये फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये बिल्कुल अलाउड नहीं होते, अनुमत नहीं होते इस प्रकार के। तो यहाँ पर केवल संक्रमण जो है वो क्रमागति होगा, जैसे 0 से जो 1 के अंदर होगा लेवल, 1 से 2 के अंदर होगा। तो इस प्रकार जो भी रेखाएं बनती हैं, जो स्पेक्ट्रा के अंदर जो भी रेखाएं बनती हैं उनकी तीव्रता जो है वो समान नहीं होती, क्योंकि अणु के अंदर जो विभिन्न घूर्णन के ऊर्जा स्तर होते हैं, तो उनमें जो संक्रमण है वो भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 1 हो सकता है, J इज इक्वल टू 1 से J इज इक्वल टू 2 हो सकता है। तो इंटेंसिटी जो है वो केवल इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि जो उच्च ऊर्जा स्तर वाले जो अणु हैं उनका घनत्व कितना है। तो स्पेक्ट्रम रेखा की जो तीव्रता है वो अणुओं की वो सापेक्ष संख्या हम मान सकते हैं जो कि विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तर के अंदर जाते हैं, और उन पर ही ये निर्भर भी करती है। तो इस प्रकार जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी उसकी जो भी घनत्व होगा उसमें पहले कमी होती है और फिर उसके अंदर ये बढ़ोतरी होती है। तो हम ये इस प्रकार से देख सकते हैं इसके अंदर कि जो जिस मान पर ये अधिकतम होती है वो अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम जे मैक्स कहते हैं, यानी कि जे के जिस मान के ऊपर तीव्रता अधिकतम पाई जाती है उसको हम जे मैक्स कहते हैं। और इसका मान हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √kT डिवाइडेड बाय 2bhc माइनस 1/2। यहाँ पर k जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कैपिटल T जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, c जो है वो लाइट वेलोसिटी यानी प्रकाश का वेग है, h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और b जैसा कि हमने कहा था कि ये रोटेशनल जो कांस्टेंट है यानी कि h/8π² IC सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम रोटेशनल इंटेंसिटी हम देखते हैं तो ये इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है कि ये मैक्सिमम वैल्यू भी हमको मिलती है, कम होती जाती है इस प्रकार से। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जो तीव्रता है वो केवल इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि उच्च ऊर्जा स्तर वाले अणुओं का घनत्व क्या है। तो J इज इक्वल टू 0 to 1 के लिए अलग होगी, 1 to 2 के लिए अलग होगी, क्योंकि अलग अलग जो घूर्णन ऊर्जा स्तर है उनकी तीव्रताएं जो है वो बिल्कुल भी समान नहीं होती है। जैसा कि हमने कहा कि ये पहले आप देख सकते हैं कि कम हो रही है, मैक्सिमम पे मिली और फिर वापस से ये डिक्रीज होती जा रही है, और मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर इस प्रकार से इसकी रिप्रेजेंट कर दी है। तो इस प्रकार से हम ये दे सकते हैं कि जो भी द्विपरमाणु अणु है उसका जड़त्व आर्गुण सबसे अधिक जो तीव्रता वाली स्थिति है उसके अंदर यहाँ पर हमने इसको दर्शाया भी है इस डायग्राम के अंदर, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल यहाँ पर दर्शाया है। और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अणुओं के द्वारा जो घनत्व के आधार पर ऊर्जा का किस प्रकार से वितरण किया जा सकता है वो हम देखेंगे। ये लेक्चर देखने से पहले आप जो प्रीवियस लेक्चर है जिसका मैं अभी लिंक शेयर कर देती हूँ उसको आप पुनः एक बार देख सकते हैं, और अगर उसको आप देखेंगे तो आप और